नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। संचार साथी ऐप पूरी तरह लोकतांत्रिक, स्वैच्छिक और ग्राहक केंद्रित। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐप को बताया वैकल्पिक। मामले में विपक्ष के रवैये पर भाजपा नेता हमलावर। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। हंगामे पर राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और नेता सदन जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार। मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेकेंड अमेंडमेंट बिल उच्च सदन से पारित। लोकसभा में एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध। लोकसभा दिन भर के लिए हुई स्थगित। गतिरोध खत्म करने के लिए लोकसभा स्पीकर के साथ फ्लोर लीडर्स की बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ग्लोबल फोरम प्लेनरी उद्घाटन सत्र में हुई शामिल। वित्त मंत्री ने कहा, एआई ने दुनिया में खोले संभावनाओं के नए द्वार। प्रगति के साथ साइबर सुरक्षा को भी बताया समय की जरूरत। कर्नाटक में दूसरी बार नाश्ते पर मिले सीएम सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। फिर दोहराया आला कमान के निर्देशों का पालन करने का आलाप। भाजपा का आरोप, कांग्रेस को जनता से ज्यादा सत्ता की चिंता। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने जारी किया ऑडियो क्लिप। टीएमसी पर लगाया फर्जी वोटिंग को बढ़ावा देने का आरोप। फाल्टा विधानसभा में प्रशासनिक मदद से मृत वोटर्स के नाम नहीं काटने के निर्देश पर घिरी ममता सरकार। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे फिर से शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। इस पर बीएसी की मीटिंग में चर्चा होगी। हम सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर इसके समय पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सदन में सामान्य कार्यवाही चलने देनी चाहिए। फिलहाल राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित हो गई है। Once government is ready, we will propose a date for discussion in consultation with other members and the Honorable Chair. Please allow the normal other business listed to be functioned as decided. We will discuss on the demands of opposition also, and government is also ready. Thank you. But please don't insist on it should be taken up within a timeline. वहीं मणिपुर जीएसटी विधेयक 2025 पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये जो संशोधन है उससे ट्रैक और ट्रेस सिस्टम स्थापित करने में मदद मिलेगी। एक बार ऐसा सिस्टम बन जाए तो लीकेज रोकना आसान हो जाएगा। सप्लाई के समय वाउचर बनाने के नियम में आसानी होगी। Vande Mataram is a matter related to our freedom struggle which inspired millions. Matter related to electoral reforms is also extremely important. Besides this, there may be many more issues which the parties would like to raise in the House, because there are many members which come from different states, different regions, they have different issues. However, considering the consistent which the opposition party had united to raise one issue on the matter related to electoral reforms, government is ready to take up the discussion. वहीं निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। सीतारमण ने कहा कि किसी भी संशोधन पर चर्चा के दौरान विपक्ष मगरमच्छ की तरह आंसू बहाता है और फिर भाग जाता है। Very important reform-based steps that we have taken in GST.
like track and trace system. Once you do the track and trace system, which is a very big step in administering the GST, you are able to prevent leakages. And therefore, that was one of the things which was passed in the Finance Act of 25. Now we are making it into a bill for Manipur. विपक्ष के रोल ये होता है कि आप जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए और जिम्मेदारी के साथ एक जो स्टेट जिसके ऊपर आप इतना बात कर रही हो उसका बेहतरी के लिए कानून जब पारित होता है, बजट जब पारित होता है, उसमें शामिल होना है, भाग लेना। मगर ये विपक्ष तो मगरमच्छी का आंसू बह रही है और जब क्रिटिकल बिल्स आते हैं मणिपुर का भाग जाते हैं। लोकसभा में आज भी एसआईआर के मुद्दे पर गतिरोध बना रहा, जिसके चलते प्रश्नकाल नहीं चल सका। गतिरोध के चलते दोपहर बाद लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन भी किया। इस बीच सरकार की ओर से इस गतिरोध को दूर करने के लिए पहल करते हुए लोकसभा अध्यक्ष की ओर से विभिन्न दलों के नेताओं की अहम बैठक अपने चैम्बर में बुलाई गई है। बैठक में सभी दलों के फ्लोर लीडर्स ने हिस्सा लिया। एसआईआर के मुद्दे पर संसद में विपक्ष द्वारा लगातार गतिरोध जारी है। विपक्ष के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने निशाना साधा है। दिनेश शर्मा से डीडी न्यूज संवाददाता मोहित शुक्ला ने खास बातचीत की है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज भी तमाम या यूं कहें कि पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहा है, लेकिन एसआईआर पर अभी भी गतिरोध जारी है। विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, विपक्ष इस समय दिशा विहीन है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, ना उनकी नीति है, ना उनकी नीयत है, ना उनका नेतृत्व है। आप कोई मुद्दा हो, कोई इशू हो, सरकार ना मान रही तो आप करो। सरकार ने तो खुद ही कहा है कि कोई भी विषय होगा हम चर्चा कराएंगे। ये दोहरा जो व्यवहार है विपक्ष का, वो विपक्ष की छोटी सोच को दर्शाता है। आप एसआईआर के बारे में जब बात करना चाहते हो, जिस समय तमाम प्रदेशों में एसआईआर की गणना 50% से ऊपर जो डिजिटलाइजेशन है वो हो चुका है, लोगों ने एक भी शिकायत नहीं करी है। अब कोई मुद्दा है आपके पास? तो बीएलओ की मौत को लेकर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। तो उसमें कारण ही नहीं आया है कि कारण किस कारण से, उसकी जांच के बाद आएगा कि किस कारण से मृत्यु हुई। पहले तो मांग की जा रही थी कि आगे बढ़ाना चाहिए, कुछ जगह से मांग की होना नहीं चाहिए। अब जब 7 दिन और आगे बढ़ा दिया गया, उसके बाद भी प्रदर्शन। ये सारी मांग विपक्ष से आ रही है। आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संवैधानिक है, आपको घर बैठ जाना चाहिए था, मान के चलना चाहिए था। आप कैंप लगा रहे हो, समाजवादी पार्टी के जगह जगह कैंप लग रहे हैं, एसआईआर के लिए फॉर्म बांट रहे हो, कांग्रेस के लोग जगह जगह फॉर्म बांट रहे हो और यहां के नाटक कर रहे हो। तृणमूल के लोग जगह जगह एसआईआर के फॉर्म भरवा रहे हैं और यहां के नाटक कर रहे हैं। ये जरूर है कि कहीं ना कहीं एसआईआर एक बहाना है, इसके पीछे कुछ और निशाना है और आप समझिए कि आने वाले दिनों में एसआईआर पर आपको और भी गतिरोध देखने के लिए मिल सकता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कश्यप के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। केंद्रीय सचिवालय अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। कार्यस्थलों के नाम में बदलाव सोच में बदलाव का प्रतीक है। ये प्रशासनिक नहीं, सांस्कृतिक बदलाव। सत्ता के बजाय जिम्मेदारी और पद के बजाय सेवा का चयन। सेवा, कर्तव्य और नागरिक पहले, आज प्रशासन की भाषा बन चुकी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और ये प्रशासनिक नहीं, एक तरह का सांस्कृतिक बदलाव है। अरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, बताइए हमारे दर्शकों को, क्या ये बड़ा फैसला लिया गया है? देखिए, इस बात को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का फोकस हमेशा से सेवा और समर्पण पर रहता है। उनका फोकस इस बात पर रहता है कि कैसे
एक पंक्ति के अंदर जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा मिल सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल करके आना है। ये कॉलोनियल माइंडसेट जो हमारे अंदर है उसको एक तो हटाना है, नंबर 1। तो उसी दिशा के तरफ देखेंगे कि पहले आप देखिए कि यहाँ पर राजपथ नाम हुआ करता था, राजभवन नाम हुआ करता था। तो एक तरह से राजपथ की जब तक बात आती तो राजपथ को बदल करके इस नाम को कर्तव्य पथ किया गया था, और ये बहुत ही एक तरह से बड़ा फैसला लिया गया था जब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया था। ये याद दिलाता है कि कैसे हमें जो तमाम जो ऑफिसर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, जो यहाँ काम करते हैं, उनका कर्तव्य है एक तरह से सेवा करना। और अब देखिए कि हम जानते हैं इस बात को कि जो तमाम जो न्यू बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो एक तरह से इफिशियंसी को, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की दिशा के अंदर तमाम सरकारी कार्यालयों के अंदर, तो जो सबसे बड़ी बात निकल करके आती है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस जो नया बना है, जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो न्यू कॉम्प्लेक्स हाउसिंग जिसे कहा जाता है पीएमओ की, इसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है, ये एक तरह से कल्चरल एस्पेक्ट को दर्शाता है सरकार का, कि सरकार का भाव है सेवा, और सेवा और समर्पण के साथ में सरकार आगे चलती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो हुआ करता था, ये बहुत पुराना नाम है। ये आप मान के चलिए कि एक तरह से कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाता था सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, लेकिन इस नाम को चेंज करके अब कर्तव्य भवन किया गया है। कर्तव्य भवन की खासियत ये है कि जो तमाम बड़े ऑफिसेज हैं, तमाम बड़ी मिनिस्ट्रीज है, वो आपस में इंटीग्रेटेड है। एक फाइल एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के अंदर त्वरित रूप से पहुंच सकती है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया है। ई फाइलिंग की प्रक्रिया को, IT इनेबल्ड सर्विसेज को इन कर्तव्य भवन के अंदर लगाया गया है। तो फोकस सरकार का साफ तौर पर ये है कि कैसे जो तमाम जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं, मंत्रालय होते हैं, मंत्री होते हैं, इन सब के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के साथ साथ एक कल्चरल चेंज भी आए, एक अंदर से चेंज और बदलाव आए कि सरकार का फोकस, टॉप लीडरशिप का फोकस साफ तौर पर जनता की सेवा को लेकर के है। और ये नाम जो रखे जा रहे हैं, सेवा तीर्थ जो नए पीएमओ कॉम्प्लेक्स का नाम रखा जा रहा है, और साथ ही साथ जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का नाम बदल करके कर्तव्य भवन किया गया है, ये एक तरह से दर्शाता है कि एक बहुत ही डीप आइडियोलॉजिकल ट्रांजिशन है जो कि इस समय पर हम लोग सरकारी तंत्र के अंदर देख रहे हैं। जी अरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब इतने उच्च स्तर पर सेवा को प्राथमिकता दी जा रही है तो इसका पूरे सिस्टम पर भी एक असर होता है। किस तरह का असर वो होगा पूरे सिस्टम पर, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो आइडियोलॉजिकल चेंज लाने की कोशिश की है, जहाँ तक इन बिल्डिंग्स का नाम चेंज करके सरकारी तंत्र के अंदर इस बात को करने की कि कैसे सेवा समर्पण उनकी टॉप ऑफ द प्रायोरिटी में रहे, ये पहले भी हम देख चुके हैं। आपको याद होगा कि 2016 के अंदर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में सत्ता में आए थे, तो उस समय उस जगह का नाम रेस कोर्स रोड 7 RCR हुआ करता था। उस जगह का नाम जहाँ उनका निवास स्थान जहाँ पर है, लेकिन 2016 में इस नाम को चेंज करके उन्होंने लोक कल्याण मार्ग रखा था। ये ऑफिशियल जो रेसिडेंस है प्राइम मिनिस्टर का, इसका नाम पहले रेस कोर्स रोड हुआ करता था। शायद कई लोग तो इस बात को भूल भी गए होंगे, लेकिन इसका नाम 2016 के अंदर लोक कल्याण मार्ग रखा गया था। मकसद साफ था कि कैसे लोग जो जन सेवा है, जन समर्पण है, इस दिशा के अंदर सरकार आगे बढ़े और ये मैसेजिंग टॉप लीडरशिप की तरफ से नीचे तक जाए कि सरकार का फोकस केवल एक तरह से सेवा भाव के ऊपर है, कि जो भी सरकार की नीतियां बनती है उसके अंदर सेवा और समर्पण कहीं ना कहीं केंद्र में रहे। हम इस बात को जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि उनकी जो तमाम पॉलिसीज है उसके केंद्र के अंदर गरीब, किसान, महिला और युवा रहते हैं। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि सरकार का फोकस, जब टॉप लीडरशिप कहती है कि हमें सेवा और समर्पण के साथ में काम करना है, जब जो तमाम सरकारी जो दफ्तर होते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उनकी जो बिल्डिंग्स होती है उनके नाम को ही अगर सेवा से जोड़ करके, कर्तव्य से जोड़ करके रखा जाता है, कल्याण से जोड़ करके रखा जाता है, जन कल्याण से जोड़ करके रखा जाता है, तो जब एक सरकारी ऑफिसर, एक मिनिस्टर, एक MLA, एक MP जब इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इन दफ्तरों के अंदर जाता है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहला थॉट उसके दिमाग में यही आता है कि इस बिल्डिंग का मतलब राज करना नहीं है, ये कोई राजपथ नहीं है, ये कर्तव्य पथ है। जिस पथ पर जब वो अपने ऑफिस में जाता है, जब वो बिल्डिंग में जाता है, तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वो कोई राज करने की फीलिंग ना आए। एक सरकारी दफ्तर के अंदर एक अफसर जब कोई फाइल को साइन करता है, तो केवल फाइल को साइन करता है, तो किसी पे एहसान नहीं जताता है, लेकिन वो एक तरह से सेवा और समर्पण के भाव से काम करे। इसलिए उस जगह का नाम कर्तव्य भवन रखा जाता है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से उसको चेंज करके। तो ये अपने आप में दर्शाता है
कि टॉप लीडरशिप का फोकस केवल और केवल जनता जनार्दन की सेवा के ऊपर है। जो नीतियां बने उसके अंदर जनता जनार्दन का कल्याण हो, इस बात पर साफ तौर पर फोकस है। और इससे तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो चेंज आप देख रहे हैं, ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक आइडियोलॉजिकल ट्रांजिशन है जो कि जो तमाम मंत्रियों को, एमपीज को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये लगातार और बार बार याद दिलाता रहेगा कि जिस दफ्तर में वो बैठे हैं वो वहां राज करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हुक्म चलाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, लेकिन उनके एक एक पैसे, उनकी एक एक बात जनता जनार्दन के कल्याण के लिए है, जनता जनार्दन की सेवा के लिए है। ये बात उनको लगातार याद दिलाता रहेगा। तो वही बड़ी बात आप कह सकते हैं कि अभी ऑफिशियल हो चुका है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एक तरह से जो ऑफिशियल जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो न्यू कॉम्प्लेक्स हाउसिंग हम जो कह रहे हैं पीएमओ की, उसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। इस बात को इस तरह से ऑफिशियल आप मान सकते हैं। और इस तरह से तमाम पहले भी जो बिल्डिंग्स के नाम चेंज हुए, जिसमें कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हम जानते हैं उसको कर्तव्य भवन किया गया है। तो ये एक तरह से अपने में दर्शाता है कि कैसे सरकार का फोकस है पूरी तरह से, केवल आज से नहीं, 2014-15 से आप देखिए, जब पहले जब राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ किया गया था, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप के अंदर फोकस इस बात के ऊपर है कि कैसे जो तमाम आला अफसर है, अधिकारी है, उनका मकसद कर्तव्य भावना पर रहे, सेवा भाव पर रहे। और यही जब टॉप लीडरशिप की तरफ से आता है तो साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि सरकार का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है कि उस सेवा समर्पण के भाव में अब यहाँ से आगे और जाना चाहती है, ताकि विकसित भारत की दिशा के अंदर और आगे बढ़ा जा सके और सबको, जनता जनार्दन को उसका फायदा भी मिल सके। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ होगा। केंद्रीय सचिवालय अब कर्तव्य भवन के नाम से जाना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, इन तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। हर इमारत, हर नाम, हर प्रतीक अब एक सरल संदेश की ओर इशारा करता है। 2016 में प्रधानमंत्री निवास का नाम लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। नाम जिसने संकेत दिया कि नेतृत्व का मूल उद्देश्य जनता का कल्याण है, न कि किसी तरह का अहंकार या विशिष्टता। नया पीएमओ परिसर अब सेवा तीर्थ कहलाएगा, एक ऐसा स्थान जहां देश के भविष्य से जुड़े फैसले लिए जाते हैं और जिसका नाम ही सेवा का भाव जगाता है। इन बदलावों के साथ भारत में एक गहरी वैचारिक दिशा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। लोकतंत्र अब शक्ति से ज्यादा जिम्मेदारी को और पद से ज्यादा सेवा को महत्व दे रहा है। इसी कड़ी में केरल का राजभवन अब से लोक भवन केरल कहलाएगा। राजभवन, जो कि राज्यपाल का आधिकारिक आवास और कार्यालय होता है, जिसे बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है। इसके बाद से आधिकारिक पता लोक भवन केरल होगा। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बताया कि मूल रूप से 2024 में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान ये विचार सामने रखा गया था, ये तर्क देते हुए कि इस बदलाव से राजभवन जन सुलभ होगा। आम लोग बिना किसी डर या हिचकिचाहट के यहां पहुंच सकेंगे। It is from today that our Raj Bhavan in Kerala will be renamed as Lok Bhavan Kerala. I am very glad that Ministry of Home Affairs, who is the parent ministry of all the Raj Bhavans, has directed all the Raj Bhavans in the country to name themselves as Lok Bhavan. It is the colonial thought that which was hanging over our minds, our heads all the time. And this is a very serious and very much awaited attempt by the Home Ministry. वहीं इसी कड़ी में शुरुआत असम से हुई थी। असम के राजभवन का भी नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया। असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बीते महीने की 28 नवंबर को ही ये निर्देश जारी किया और इस बदलाव को औपचारिक बनाने वाले वो पहले राज्यपाल बन गए। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी 29 नवंबर को ऐसा ही किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कोलकाता स्थित राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। राज्यपाल के अनुसार ये कदम शासन को अधिक जन सुलभ बनाने की दिशा में उठाया गया है, ताकि आम लोग बिना किसी औपचारिकता के यहां अपनी समस्याएं लेकर आ सकें।
वहीं राजभवन तमिलनाडु का भी नाम बदलकर अब लोक भवन तमिलनाडु कर दिया गया है। लोक भवन तमिलनाडु ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए बताया कि लोक भवन नाम विकास का परिचायक है, जो जन केंद्रित शासन और सक्रिय जन भागीदारी के प्रति इसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी, इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओह गॉड, सचिन। सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें एमएसएमई बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। अगले सप्ताह के मंगलवार और बुधवार को ये चर्चा होगी। सोमवार को सुबह 11 बजे वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी। वंदे मातरम को 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में मौजूद रहेंगे। लोकसभा की बीएसी में ये एजेंडा फाइनल किया गया है। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र, क्या कुछ एजेंडा फाइनल किया गया है? विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए चंद्रशेखर, लगातार आप देख रहे थे कि संसद में गतिरोध बना हुआ था। सत्ता पक्ष एक तरफ जहां वंदे भारत पर चर्चा कराना चाहती थी, वहीं विपक्ष का यह मानना था कि सबसे पहले चुनाव सुधारों पर चर्चा की जाए। उसको लेकर लगातार गतिरोध था। आज भी आपने देखा कि सदन नहीं चल पाया। लोकसभा की खास बात करें तो लोकसभा बिल्कुल नहीं चल पाया। इसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने अगुवाई की और ऑल फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई। दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में इस बैठक को आयोजित किया गया, जिसमें मैं आपको बता दूं कि सभी दलों के फ्लोर लीडर्स इस बैठक में उपस्थित थे। और संसद में जो गतिरोध, खासकर लोकसभा में जो गतिरोध चल रहा था, उसको लेकर ये सर्वदलीय बैठक थी। और बैठक में सभी दलों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ने चर्चा की और उसमें जो बड़े पॉइंट थे वो मैं सिलसिले बार बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो गतिरोध है उसको खत्म करने को लेकर भी सहमति बन गई है। और फ्लोर लीडर्स, सभी पार्टी के फ्लोर लीडर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि कल से यानी कि बुधवार से सदन बिना किसी व्यवधान के सुचारू तौर पर चलेगा। ये एक बड़ी खबर है जो फ्लोर लीडर्स की बैठक के साथ बातचीत के बाद कही गई है कि सभी फ्लोर लीडर्स ये मान गए हैं कि चूंकि बीएससी ने कुछ अहम बिंदु पर चर्चा करने के बाद उसको फाइनलाइज कर दिया, इसलिए कल से सदन जो है बिना किसी व्यवधान के चलेगा। उसके बाद जो बीएससी की बैठक थी 3:30 के आसपास, सभी पार्टी के जो बीएससी की बैठक में लोग मौजूद थे उनके साथ चर्चा हुई। और विपक्ष का ये मानना था, विपक्ष ये कह रहा था कि उनको एफआईआर या चुनाव सुधारों पर पहले चर्चा करनी, जबकि सरकार के एजेंडे में सबसे पहले वंदे भारत पर चर्चा होनी थी। और उसको लेकर आपको बता दूं कि कल ही 10 घंटे का समय अलॉट किया गया था, लेकिन जब आज जो बीएससी की बैठक हुई है उसमें ये तय किया गया है कि आगामी सोमवार को सुबह 11 बजे से 10 घंटे की एक चर्चा होगी जो देर रात तक चलने वाली है। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा में उस चर्चा के दौरान मौजूद रहेंगे। इसमें एक चीज और कही गई है लोकसभा स्पीकर की तरफ से, अगर वक्ता ज्यादा हुए तो 10 घंटे से ही थोड़ा सा समय बढ़ाया जा सकता है और सोमवार को वंदे भारत पर चर्चा को समाप्त कर लिया जाएगा। और दूसरी बात जो विपक्ष मांग कर रहा था कि चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा की जाए, इलेक्ट्रोल रिफॉर्म को लेकर चर्चा की जाए, तो बीएससी की जो बैठक है उसमें यह तय हो चुका है कि मंगलवार और बुधवार 2 दिन का समय नियत किया गया है लोकसभा में चर्चा के लिए, जिसमें चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। और मंगलवार से चर्चा प्रारंभ होगी और बुधवार तक की चर्चा चलेगी। और उसमें बता दूं कि चर्चा का जवाब जो है
कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इस चर्चा का जवाब देंगे। तो ये तय हो चुका है बीएससी की बैठक में, और उसके बाद जो पूर्ण लीडर्स की बैठक ठीक है उसमें वो गतिरोध समाप्त हो चुका है। जी संसद, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने संचार साथी ऐप को फ्रॉड रोकने में एक प्रभावी ऐप बताया है। उन्होंने कहा कि इस ऐप के प्रयोग से मोबाइल का प्रयोग पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा, आप फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें पहले से कई ऐप होते हैं, अगर एक ऐप हमारी सुरक्षा के लिए भी होगा तो उसमें क्या दिक्कत है। आपके मोबाइल में 50 ऐप रहते हैं, एक ऐप रहेगा उसमें दिक्कत क्या है। हर मोबाइल में 10, 15, 20 ऐप होते हैं ना, लोन के लिए ऐप होते हैं, बाकी के लिए ऐप होते हैं। तो अगर आपकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच है, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एक सुरक्षा कवच बना हुआ है, उसका उपयोग करने की बात है, तो परेशानी क्या है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने ममता बनर्जी पर प्रशासनिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप और अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पोस्ट में अमित मालवीय ने लिखा कि ममता बनर्जी को लगता है कि उनका प्रशासन कानून के शासन से ऊपर है, वो प्रक्रियाओं को दबा सकती हैं, अधिकारियों को डरा सकती हैं और जांच से बच सकती हैं। एसआईआर प्रक्रिया को भ्रमित करने की कोशिश में वो पूरी तरह से हद पार कर गई हैं। विसंगतियां अब इतनी साफ हो गई हैं कि अगर चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल सरकार पर कड़ी कार्रवाई नहीं करता तो ये हास्यास्पद स्थिति होगी। ऐसा लगता है कि वो भूल गई हैं कि फेज 1 केवल एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित और संग्रह करने तक सीमित था, जबकि असली परीक्षण फेज 2 में होता है, जिसमें आपत्तियां, दस्तावेजों की जांच और सत्यापन शामिल है। और आइए आपको सीधे हम तमिल संगमम कार्यक्रम में लिए चलते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन इस वक्त बोल रहे हैं। हमारा प्रधान जी है इधर, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नया एजुकेशन पॉलिसी लेके आया हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वो 3 लैंग्वेज आने के बाद हर स्टेट में एक एक लैंग्वेज सीख रहे। हमारा मुख्यमंत्री जी ने इधर बच्चा का तमिल सीखने के लिए अवसर दिया, बट हमारा तमिलनाडु में किसी राजनीति के कारण से हम हिंदी सीख ना पाया। मैं दिल्ली आके थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखा, वो मेरा टूटा फूटा हिंदी, आप माफ करना मेरा हिंदी में कुछ गलत होंगे तो। ऐसे राजनीति में हमारा हिंदी सीखने के लिए वो इस मंच पे मैं पॉलिटिक्स नहीं बात करना था, बात नहीं करूंगा, बट एक हिंदी सीखने के लिए मेरा का क्यों अवसर डिनाई करना। मैं सीखूंगा हिंदी, मेरा राइट है, बट उधर अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए अभी इधर हम तमिल सीख रहे, ये बहुत बड़ा एक अवसर भी मिला। हमारा प्रधानमंत्री जी ने ये दुनिया में कहीं जाएंगे, यूएन में भी यादुम ஊரே யாவரும் கேளீர், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று ஐநா சபையில நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் முழங்கினார்கள். காசியில தமிழ் சங்கம் மட்டும் நடத்துவதில்ல, பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியில ஒவ்வொரு வருடமும் காசி தமிழ் சங்கத்துடன் நடத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த பனாரஸ் இந்து யூனிவர்சிட்டியினுடைய சிறப்பா பாரதியாருக்கு, இங்க ஒரு பாரதி தமிழ் கவிக்கு பாரதியாருக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கையை அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதும் இன்றைக்கு ஜெர்மன்ல இருந்து நண்பர் வந்திருந்தார், அவருக்கு நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் மரியாதை செலுத்தினார்கள். உலகம் முழுவதும் நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் சொன்னார், திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள், திருக்குறளை திருவள்ளுவரை கொண்டு செல்வோம், திருவள்ளுவருக்கு கலாச்சார மையங்களை அமைத்து தருவோம் என்று இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் கூட திருவள்ளுவருக்கு கலாச்சார மையத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பது நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். திருக்குறளை உலகம் போற்றும் விதமாக 35க்கும் மேற்பட்ட மொழிகள்ல மொழிபெயர்த்ததோடு திருவள்ளுவர் திருக்குறள்
தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் பண்பாடு, தமிழ் மொழியை, தமிழ்தான் தேசத்தினுடைய மிகவும் தொன்மையான மொழி என்று தமிழ் மொழியை உலகம் முழுவதும் எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். ஜல்லிக்கட்டு தமிழகத்திலே தடை செய்யப்பட்டது. அப்பொழுது ஜல்லிக்கட்டுவை தடையை நீக்குவதற்கு உறுதுணையாக இருந்து கோர்ட்ல போராடி அதற்கான தடைகளை நீக்கியது நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள். நமக்காக ஜல்லிக்கட்டு தடையை உடைத்தார்கள். தமிழ்நாட்டிற்கு, தமிழ் மக்களுக்கு, தமிழ் மொழிக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கும், நம்முடைய முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய யோகி ஐயா அவர்களுக்கும், நம்முடைய கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களுக்கும் அன்பா என்னுடைய தமிழ் மக்கள் சார்பாக, தமிழ்நாட்டின் சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு உங்கள் அனைவரையும் நாம் ஒவ்வொரு வருஷமும் அங்கிருந்து இங்க வந்து கொண்டாடிட்டு போவோம். இந்த வருஷம் நாம் அங்கிருந்து வந்து இங்க கொண்டாடினதோடு இல்லாமல் இவங்களையும் நம்ம ராமேஸ்வரத்துக்கு கூட்டிட்டு போக இருக்கிறோம். நாம ராமேஸ்வரத்துல இவங்களை வரவேற்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம். मुख्यमंत्री जी, हर साल आपने इधर तमिल संगम इधर करे, इस बार हम कंक्लूजन रामेश्वरम में करेंगे. आपका रामेश्वरम में बहुत बहुत स्वागत है. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. तो वाराणसी में काशी तमिल संगमम 4.0 की शुरुआत हो चुकी है और वहीं पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन लोगों को संबोधित कर रहे थे. इसी के साथ इस बुलेटिन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं. नमस्कार. काशी तमिल संगमम एक भव्य उत्सव जहां दो पुरातन परंपराएं मिलती है, शिव की नगरी काशी में, और इस अद्भुत मिलन की साक्षी बनती है गंगा की अविरल धार. निरेलाम गंगे नीलमेलाम काशी, इसका अर्थ है हर जल गंगा जल है. भारत का हर भूभाग काशी है. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन से प्रेरित एक भारत श्रेष्ठ भारत के रंग में रंगा ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो शाश्वत संबंधों को जीवंत करता है. शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 से शुरू हुआ ये सांस्कृतिक सेतु अब तमिलनाडु और काशी के रिश्तों को और प्रगाढ़ कर चुका है. अपने 3 सफल संस्करणों के बाद